सुलेमान जो कि इंडिया पंजाब के रहने वाले हैं। अब बेसिकली इनका जो परिवार है, इनका नाता पंजाब से। आप सोचेंगे कि भाई मैंने इंडिया पंजाब कह तो दिया, तो फिर नाता पंजाब से ही होगा, पर एक पंजाब दूसरी तरफ भी है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ भी। कह सकते हैं कि सुलेमान के परिवार का नाता दोनों तरफ के पंजाब से रहा है। हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो वहाँ से इस तरफ आए, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से नाता है। लेकिन सुलेमान के परिवार का नाता बड़ा ही करीब से है, क्योंकि सुलेमान का जो ननिहाल है वो पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए गांव से है। और जिस जगह इनका पुराना यानी कि पाकिस्तान से नाता था, वो भी बिल्कुल बॉर्डर से दूसरी पार सटा हुआ एक गांव है। कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक तार का डिफरेंस है। वहां के लोग इस गांव से दिखते हैं, यहाँ के लोग उस गांव से दिखते हैं। अब सुलेमान के नाना जी का कहना है कि जब पार्टीशन हुआ तो उनके परिवार ने भारत रहने की ठानी। चाहते तो दूसरे गांव में, जो इनका दूसरा हिस्सा था गांव का, वहां भी जा सकते थे, लेकिन वो इस तरफ आ गए मुस्लिम होने के बावजूद भी, क्योंकि उनका कहना है जो उनके पुरखे हैं, पूर्वज हैं, वो इसी गांव में दफन है। उन्होंने अपने देश के लिए काम किया, यानी कि भारत के लिए काम किया, और इसलिए वो यहीं रहेंगे। लेकिन एक पॉइंट है जो पाकिस्तान में है। सुलेमान आज काफी समय बाद अपने ननिहाल आए थे, क्योंकि जब धीरे धीरे इंसान बड़ा होता जाता है तो फिर उसका काम वगैरह का जो होता है, और बॉर्डर के पास गांव होने की वजह से वैसे भी सुख सहूलतें कम होती हैं। और ये जो इनका खुद का गांव था वो बॉर्डर से तो दूर था, लेकिन था वो भी गांव। अब शहर में रहने लग पड़े हैं तो अपने गांव ही आना बड़ा मुश्किल है, तो फिर अपने ननिहाल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब छुट्टियों में बच्चों का मन होता है कि भाई वो कहीं ना कहीं घूमने जाएं। इस बार इनका प्रोग्राम बन गया कि चलो मैं तुम्हें अपने ननिहाल लेके जाता हूँ। सुलेमान कहते हैं वो अपने बच्चों को अपने ननिहाल यानी कि बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए गांव लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये भी एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ही तो था कि भाई बॉर्डर कैसा दिखता है, कई लोगों को चाह होती है। अब बड़ी खुशी से सुलेमान अपने परिवार के साथ उस बॉर्डर के पास यानी कि अपने उस बॉर्डर वाले घर पे आते हैं, ननिहाल के घर में। सुलेमान के मामा वगैरह काफी आवभगत करते हैं। सुलेमान का सबसे ज्यादा प्यार उनके नाना जी के साथ था, लेकिन अब बदकिस्मती से कुछ समय पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इसलिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कमी तो सुलेमान को खलती ही थी। अब वहां पर बॉर्डर वगैरह का एरिया भी घुमाते हैं सुलेमान अपने बच्चों को। शाम का समय होता है। सुलेमान का बेटा सलीम वो कहीं नजर नहीं आ रहा होता। सुलेमान पूछते हैं अपने भाई रिश्तेदारों से, कहाँ पे गया सलीम? तो वो कहते हैं कि शायद छत पर होगा। दिन ढल रहा था, गर्मी थोड़ी सी कम हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, शायद कुछ ही समय बाद बारिश पड़ने वाली थी। मानसून का जो महीना था, तो हो सकता है कि उस चीज का आनंद लेने के लिए सलीम छत पर चला गया हो। लेकिन जैसे ही छत के बारे में सुलेमान सुनते हैं तो वो किसी चिंता में पड़ जाते हैं, और वो सलीम को आवाज लगाने लग पड़ते हैं कि बेटा जल्दी नीचे आ जा। लेकिन सलीम कहता है, अरे अब्बा अभी तो आया हूँ, थोड़ी देर रुकने तो दो। सुलेमान अब ज्यादा इधर उधर देखते नहीं है, वो भी पीछे छत पर चढ़े जाते हैं। शायद जिसका डर था वो ही हुआ। वो देखते हैं कि सलीम टकटकी लगाकर बॉर्डर के दूसरी ओर, जो उनका पहला गांव था यानी उनके नाना जी का गांव था, उस तरफ देख रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई देख लिया तो क्या हो गया, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन उस गांव में एक जगह ऐसी है कि जिसका इतिहास जैसे ही सुलेमान याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से सलीम को हिलाते हैं और कहते हैं, क्या देख रहा है बेटा? तो सलीम इशारा करता है, अब्बा वो जो दरगाह है, मस्जिद या दरगाह, मुझे दरगाह तो लग रही है वैसे, ये नाना जी ने आपके कभी बताया नहीं कि किस पीर की दरगाह है?
तो सुलेमान कहते हैं पहले तो बेटा अपना वहाँ से ध्यान हटा, मेरे साथ चल। सलीम को काफ़ी अटपटी लगती है बात कि भाई दरगाह पे मैं देख रहा हूँ, दरगाह की तरफ, तो अब्बा कह रहे हैं कि भाई ध्यान हटा, यहाँ पर आ जा। खैर अब्बा से डरते भी थे, प्यार तो करते थे लेकिन डरते भी थे, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बहसबाजी ना करते हुए वो नीचे की तरफ चलने लग पड़ते हैं, क्योंकि अब बारिश भी कुछ शुरू हो चुकी थी। रात के समय में खाना वगैरह खाया जाता है, लेकिन सलीम के मन में एक ही सवाल बड़ी देर से अटका हुआ था कि अब्बा ने आखिर ये क्यों कहा। खैर अब रात के जब सोने का समय होता है तो सलीम से रहा नहीं जाता और वो अपने अब्बा यानी सुलेमान से पूछ ही लेते हैं कि अब्बा बताओ कुछ दरगाह का कुछ क्या वो आप मतलब कह रहे थे बस उस तरफ देखना। तो सुलेमान हंस के कहते हैं कि चल यार बता दूंगा तुझे, तू तो बस पीछे पड़ गया। अब सलीम थोड़ा सा कंफर्ट में आता है कि अब्बा का मूड ठीक है, तो वो 2-3 बार पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब्बा कहते हैं चल ऐसा करते हैं जब वापस जाएंगे ना तब तुझे पक्का बताऊंगा। अब रह रहा कि सलीम के मन में एक ही सवाल था, लेकिन अपने अब्बा के डर की वजह से वो उस तरफ देखता भी नहीं था। खैर आखिर वो दिन आ गया जब वह वापस जाने की तैयारी थी। सुलेमान भी खुश था कि सब कुछ सही सलामत रहा, कुछ बात खराब नहीं हुई और वो चल दिए। बस अब घर पहुंचने की देर थी। सलीम के सवाल तैयार खड़े थे कि अब्बा बताओ तो सही क्या चक्कर है। वहीं दूसरी ओर सुलेमान कहता है कि चलो भाई ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, थके हैं, रात को बताएंगे। रात होती है, दोनों बाप बेटा छत पर जाते हैं और सबसे पहले सलीम का सवाल कि अब्बा बताओ तो सही क्या क्या है उस दरगाह में। अब सुलेमान सलीम को कहते हैं देखकर कि सच सच बताना बेटा, तूने जब उस दरगाह को देखा तो तेरे सबसे पहले मन में क्या आया। अब सलीम कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरे जैसे सवाल मन में आया वही सवाल कि आखिर ये किसकी दरगाह है और किस पीर की यहाँ पर कब्र है। अब सुलेमान कहते हैं बस इसके अलावा कुछ और सवाल तो नहीं आया, कुछ और तो नहीं बोला। सलीम कुछ समय सोचता है और फिर कहता है कि नहीं और तो कुछ नहीं बोला पा। सुलेमान थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया। सलीम फिर सोच में पड़ जाता है कि क्या कुछ और भी सोचा जा सकता है इसके बारे में। तो सुलेमान कहते हैं कि अगर कोई सोच ले तो फिर दिक्कत बहुत हो जाती है, इसलिए तो मैं घबरा गया था बेटा, क्योंकि जो वो दरगाह है ना, अब तुझे उसका इतिहास बताता हूँ और उससे जुड़ा एक किस्सा बताता हूँ, जिसके बाद मैंने तो अपने ननिहाल का रुख करना तकरीबन ख़त्म ही कर दिया और किस्सा जुड़ा है डायरेक्ट मेरे नाना जी से। आई होप किस्से का बिल्डअप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही कमेंट में फीडबैक जरूर बताइएगा जब आप किस्सा सुन लेंगे कि कैसा लगा आपको किस्सा। अब सुलेमान कहते हैं कि बात बेटा तब की है जब मैं कुछ 13 वर्ष के आसपास का था। हमारे घर में फ़ोन आता है कि जो मेरे अम्मी हैं उनकी एक ना गांव में सहेली थी, बड़ी अच्छी इनकी दोस्ती थी। तो फ़ोन आके आता है तो पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, यूँ समझे कि शायद वो कुछ ही दिन की मेहमान है। अब जब अम्मी को पता लगता है तो वो बड़ा परेशान होती है, रोने लग पड़ती हैं। अब्बा जी से गुजारिश की जाती है तो वो कहते हैं कि ज़रूर भी मिल के आओ, क्या पता कल को कभी मिलना हो ना हो। तो फिर हम बैग पकड़ते हैं, चल पड़ते हैं वहाँ पे। और जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, पहले नाना जी के घर जाते हैं, फिर मैं और मेरी माँ जाते हैं मेरी माँ की सहेली की तरफ। अब जब उस घर में एंटर करते हैं तो काफ़ी बड़ा सा घर था। जब जाते हैं तो देखते हैं कि मेरी जो माँ की सहेली है वो बिस्तर पर पड़ी है, कुछ लोग उनके जो रिश्तेदार हैं काफ़ी परेशान दिखने में लग रहे हैं। उनकी हालत देखकर पता लग रहा था कि शायद अब यहाँ पर कुछ ही समय में मातम पसर जाएगा। खैर अब मैं तो छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था और मुझे इन बातों से कोई लेना देना था भी नहीं। सच कहें तो मैंने उस औरत को देखा भी पहली बार था, शायद आखिरी बार भी। अब मैं ना उस जो आंगन है उस तरफ चले जाता हूँ और आसपास कुछ हरियाली लगी थी, पेड़ पौधे लगे थे, उनको निहारने लग पड़ता हूँ कि अगर कोई फल वगैरह लगा तो तोड़ूं। अचानक से मुझे दाईं ओर से एक आवाज़ आती है जैसे कोई लाठी को ठोक रहा है फर्श पर। मेरा ध्यान जाता है कि वहाँ पर एक औरत
बैठी हुई है काफ़ी बूढ़ी। हो सकता है कि जो औरत है उसके पति की दादी हो, इस हिसाब से वो बूढ़ी थी। अब मैं उस औरत को देखता हूँ तो मैं उसकी तरफ जाना शुरू कर देता हूँ कि दुआ सलाम, जैसे पैरी पना जिसे पंजाबी में कहते हैं, हम करें, जो हमारे संस्कार कहते हैं। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मैं अचानक से देखता हूँ कि वो हल्का हल्का उठती है और उठ के मेरी तरफ मुस्कुराती है। तो मैं भी विद ग्रीट मुस्कुराता हूँ उनकी तरफ देख के। मुझे महसूस होता है कि शायद वो मेरी तरफ चल के आ रही है, तो मैं वहीं पर रुक जाता हूँ। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी और मैं, कह सकते हो कि, इंतजार कर रहा था। और जो वो बिल्कुल मेरे पास आती है ना, वो मेरे कंधों को बड़ी कस के जकड़ती है। एक बुजुर्ग इंसान के लिए, वो भी खास करके औरत के लिए, ये बड़ा, मेरे हिसाब से तो बड़ी अजीब बात थी कि इतनी कस के, वो भी बुजुर्ग, जैसे मैंने कहा, कैसे पकड़ा। और मैं ना एकदम सक पका जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। मैं तो अपनी तरफ से उनको पैरों में हाथ, चरणों में हाथ लगाने लगा था, लेकिन क्या होता है कि वो मुझे ना पकड़ती है और ऐसा लगता है कि वो मुझे घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं किसी तरीके से अपने आप को संभालता हूँ और वो मेरे हाथों से, मतलब मेरे कंधों से उनके हाथ छूटते हैं, वो गिर जाती है। जैसे ही गिर जाती है, वो अजीब से तरीके से बड़बड़ाने लग पड़ती है, ऊंची ऊंची। अब क्या होता है कि जैसे ही ये आवाज़ें आती हैं, तो आसपास के जो लोग थे, कमरे में थे, वो जल्दी से भागते हुए आते हैं। जब वो उनकी तरफ आके इकट्ठा होते हैं, मुझे लगता है कि भाई मेरी तो अब क्लास लगेगी, मेरी तो पिटाई होगी। तो वो उस औरत को कहते हैं कि आप भी ना, बस कोई भी आता है तो बस उस पर आप कोशिश करती हैं। उसको पकड़ कर उठाने लगते हैं, वो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ती है। देखते ही देखते उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई वो बूढ़ी औरत है जो कुछ समय पहले हल्का हल्का बड़बड़ा रही थी। अब पता नहीं कौन सी भाषा में ऊंची ऊंची बोली जा रही थी। ये था एक्शन। उसका रिएक्शन क्या था? जब उसने ऊंची ऊंची कुछ बड़बड़ाना शुरू किया, अंदर से जो औरत, यानी कि मेरी माँ की सहेली, बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जिसको डॉक्टर कह चुके थे कि बस आखिरी समय ही है, ना जाने वो कैसे उठती है, दरवाजे के बाहर आती है और ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ती हैं। जैसे जैसे वो बूढ़ी औरत बड़बड़ाई जा रही थी, वैसे वैसे वो औरत चीखें मारी जा रही थी। और कुछ समय बाद जैसे मानो दोनों एक ही स्वर में कुछ बड़बड़ाने लग पड़ी हैं। मैं तो देखकर ये हिल गया कि ये हो क्या रहा है। तब तक कोई मेरे नाना जी के पास गया और नाना जी मेरे आ चुके थे। नाना जी क्यों? क्योंकि नाना जी वहाँ के मौलवी थे और आसपास जो, जिसे कहते हैं, जो तंत्र वगैरह जानते थे। अब वो जल्दी से उस औरत के पास जाते हैं, उसके माथे पर हाथ रखते हैं और कुछ ही समय में वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है और उसको फिर से बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। अब मेरे नाना जी उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ते हैं। मैं जल्दी से भागकर कमरे के अंदर चल जाता हूँ और ऊपर छत थी, मैं, मेरी माँ, हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब हम नज़ारा देख रहे थे नीचे का। वो बूढ़ी, जो वो बूढ़ी औरत थी, वो बिल्कुल मेरे नाना जी के सामने बैठी हुई थी और नाना जी उसको बोल रहे थे कि छोड़ दे, अब छोड़ दे, पहले ही तूने एक जिंदगी खराब कर दी है, अब दूसरी क्यों कर रही है? चली जा, बस चली जा, सरहद पार तू चली जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। वो औरत उठती है, नाना जी को कहती है कैसे जाऊं? तो नाना जी कहते हैं अरे उल्टे पांव जा ना तू, जैसे गुस्से में कोई कहता है। अब उल्टे पांव जाने का मतलब आपको भी कहता है कि जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। लेकिन शायद वो प्रेत आत्मा खेलने के मूड में थी। अब जो उसके बाद होने वाला था, वो नजारा मैं सारी उम्र नहीं भूल सकता। वो औरत, यानी बूढ़ी औरत, जो कुछ समय पहले लाठी लेकर चल रही थी, जिसको कुछ ही मीटर का सफर तय करने में, मेरी तरफ आने में इतना समय लग रहा था, वो बड़े आसानी से खड़ी होती है जैसे कोई जवान औरत, जवान शख्स। मेरे नाना जी की तरफ देखती है और कहती है उल्टे पांव कैसे? ऐसे ऐसे कहती है और अपने पांव देखते देखते उसकी टांगे बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं, जैसे चुड़ैल की। हड्डियों के कड़कने की आवाज आती है, कड़क। जैसे ही ये नज़ारा मैं देखता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, आसपास की औरतें देखती हैं तो चीख पुकार मच जाती है।
नाना जी छत की तरफ देखते हैं मेरी और गालियां निकाल के कहते हैं कि जल्दी से इसको अंदर लेके जाओ, इसको किसने यहाँ पर देखने के लिए रोका है। मेरी माँ डरते हुए, क्योंकि नाना जी से वो काफी डरती थी, जल्दी से मुझे अंदर ले जाती हैं। लेकिन नजारा तो मैं देख चुका था, बेहद ही भयानक नजारा, बेहद ही खौफनाक नजारा। उसके बाद पता नहीं नाना जी के कुछ बहुत ऊंची ऊंची बोलने की आवाजें आती हैं, उस औरत के भी बहुत ऊंची ऊंची चिल्लाने की आवाज आती है, फिर से कड़क की आवाज आती है। शायद टांगे सीधी हो चुकी थी, पैर सीधे हो चुके थे। मेरे नाना जी बड़े गुस्से में बाहर निकलते घर से, हम भी घर से बाहर निकलते हैं। और ये बात बिल्कुल सच थी कि मेरी माँ शायद अपनी सहेली को आखिरी बार मिल रही थी, मैं भी, क्योंकि उसी रात उस औरत की मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सारे केस में पाकिस्तान की उस पार दरगाह का क्या रोल है। यह सब कुछ रोल उसी का था, और गलती शायद उस बूढ़ी औरत की, जो उस मरने वाली औरत के पति की दादी थी। टेक्निकली उसकी भी दादी सास लगी। फिर मेरी माँ बताती है कि दरअसल हुआ क्या था। जब हम वापिस आ गए गांव से, तब तक तो बहुत ज़्यादा गांव में तनाव रहा, सन्नाटा पसरा रहा ये घटना होने के बाद। तो अगले सुबह ही वापिस आ गए, जैसे ही सुपुर्दे खाक किया गया उस औरत को। अब मेरी माँ बताती है कि जो ये दरगाह है ना, ये किसी बहुत बड़े तांत्रिक की दरगाह है, जिसको कुछ लोग, सारे नहीं, सिर्फ कुछ लोग पीर की तरह पूजते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई खास तौर पे मेरे नाना जी को पता है, क्योंकि मेरे नाना जी भी आलिम थे, मौलवी थे, लेकिन वो कुछ काला जादू वगैरह वाला कुछ काम करते नहीं थे। लोगों से उतारा जिसे कहते हैं, वो उसका हल करते थे। तो जो ये तांत्रिक था, ये काले जादू में माहिर था, इसके बड़े वो थे, शागिर्द थे, वो भी यही कामों में लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर मेरे दादाजी को ये प्रेशराइज करते थे कि आप भी हमारे साथ आइए, लोगों की मदद कीजिए, दूसरे शब्दों में कि लोगों को ठगिए। अब आज़ादी से पहले ही, काफ़ी पहले ही उस तांत्रिक की मौत होगी। उसके शागिर्दों ने कब्र बनाई उसकी और एक दरगाह का रूप दे दिया उसको। फिर धीरे धीरे जब उसके शागिर्द भी मरते गए, तो उनकी दरगाह भी वहाँ पे, यानी उनकी कब्रें भी वहाँ पर बनती गई बीच में ही, उसी दरगाह के, जो अहाता जिसे कहते हैं। अब नेक रूहें तो थी नहीं, तो वो सभी के सभी प्रेत थे। अब दरगाह में जो जाता तो ठीक है, नहीं जाता फिर भी ठीक है, लेकिन कोई भी दरगाह के बारे में अपशब्द बोले, बुरा बोले, तो ना जाने कैसे उस प्रेतों को उनको पता लग जाता था और वो सवार हो जाते थे। अब धीरे धीरे जब लोगों को पता लगना शुरू हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से कन्नी काटने लगे, और जो 2 नंबर के यानी कि काला जादू करने वाले वहाँ पर जाने लगे। लेकिन कोई भी उस दरगाह के बारे में उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं था। नाना जी ने भी अपना अलग रुख इख्तियार किया। आज़ादी के बाद वो इस तरफ आ गए। अब उनका उस गांव से नाता टूट चुका था। हाँ, दरगाह जो है वो बिल्कुल सामने नजर आती थी। अब जो वो औरत है, वो भी आज़ादी से पहले उसी गांव में रहती थी। एक बार उस औरत ने जानबूझकर, ऐसा नहीं है कि वो बड़ी साफ सुथरी थी, उसका कोई काम नहीं हुआ था, और एक रिवेंज के तौर पर उस औरत ने जो मेन दरगाह है, यानी कि मेन तांत्रिक की दरगाह है, उस पर पेशाब कर दिया। उसके बाद वो यहां पर आ गई। लेकिन उस तांत्रिक का जो प्रेत है वो इस पर सवार हो गया। जब से उसने उस पर बाथरूम किया था, वो ठीक थी, ठीक उम्र की थी। अब वो जो प्रेत है वो इस, कह सकते हैं, घर में उसने अपना स्थान बना लिया। जैसे जैसे इस औरत की उम्र ढलती गई, इस औरत के बड़े किस्से थे, यानी कि इसने बड़े लोगों को नुकसान पहुंचाया। इसने नहीं पहुंचाया था, पहुंचाया तांत्रिक ने था, लेकिन शरीर इसका था। अब जैसे जैसे इसका जो शरीर है वो वृद्ध हो रहा था, वो प्रेत किसी दूसरे शरीर में जाना चाहता था। और जो इनकी सहेली थी, जिसकी शादी इसी गांव में हुई थी, लव मैरिज थी बेसिकली, वो जो इनका घर था वहां पे वो मतलब ब्याही थी, और इनका जो सहेली का अपना घर था कुछ ही 3-4 गलियां छोड़ के था। अब इस सहेली की यहाँ पे शादी हुई, तो उस प्रेत को मिला एक नया शरीर।
वो धीरे धीरे इस बुढ़िया के शरीर से उस शरीर में जाना चाहता था, लेकिन वो जो औरत है वो उस प्रेत की शक्ति, उस प्रेत की काली शक्तियों को सह नहीं पाई और अचानक से बीमार हुई और फिर मर गई। ये थी कहानी। उस बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं था। और जब वो मरी, बूढ़ी औरत भी मरी, अब वो प्रेत के पास कोई शरीर नहीं था। कहा जाता है कि नाना जी ने अपनी रूहानी शक्तियों से उसको दोबारा उस दरगाह में धकेल दिया। कुछ समय बाद कहते हैं कि भूकंप आया उस एरिया में। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ वो दरगाह पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब बची हैं तो वहां पर सिर्फ कब्रें, वो भी कई टूटी फूटी कब्रें। शायद प्रेत अब है भी नहीं है, ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहानी है पाकिस्तान के उस दरगाह की। आई होप आपको किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। ये जो किस्सा है ये बिहार के एक गांव का किस्सा है। जितना खौफनाक किस्सा है उतना ही ये किस्सा मार्मिक भी है। आजकल इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना किसी के सुख से दुखी है, लेकिन एक गरीब का सुख होता ही क्या है। ऐसा ही एक किस्सा है एक बुजुर्ग दंपत्ति का, जिनके बेटे की बड़ी ही भरी जवानी में मौत हो गई। उनके जीवन का एकमात्र सहारा छिन गया। उनका बेटा फैक्ट्री में काम करता था। आमदनी का कोई स्रोत रहा नहीं। जो बूढ़ा आदमी था उसकी कभी जमीन हुआ करती थी, लेकिन उसने अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल किया कि वो चाहे कोई छोटी जॉब ही कर सके, लेकिन इतना काबिल किया किसी फैक्ट्री में जॉब कर सके। लेकिन एक बार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब वो जो बुजुर्ग दंपत्ति था वो तकरीबन सारे गांव के जो घर थे वहाँ पर थोड़ा बहुत साफ सफाई का काम कर लिया। वहाँ उनको कुछ खाने के लिए मिल जाता, कुछ थोड़ा बहुत उनको पैसे मिल जाते अपना जीवन व्यापन करने के लिए। लेकिन उनके इस छोटे से जीवन निर्वाह को देखकर भी कुछ लोग खुश नहीं थे। खास करके एक लोहार जो उनके घर के बिल्कुल करीब रहता था। उसकी नजर उनकी झोंपड़ी पर थी, जिसकी थोड़ी सी जमीन थी। वो चाहता था कि इनकी जमीन उसको मिल जाए ताकि वो वहां पर अपना छोटा सा कारखाना लोहार का लगा सके। लेकिन अब बुजुर्ग दंपत्ति के पास उस छोटे से घर के अलावा बचा ही क्या था। मानो वो जो लोहार था वो तो बस उनके मरने की राह देखता रहता था। आए दिन वो किसी ना किसी कारण उनसे झगड़ता रहता था। काफी बार उसने कहा कि तुम हमें ये जमीन दे दो, तुम्हारा किसी दूसरी जगह पर मैं रहने का बंदोबस्त कर दूंगा, किराया भी देता करूंगा। लेकिन अब बुजुर्ग दंपत्ति इस बात को क्यों मानते? क्योंकि वो जो लोहार था वो बहुत ही मक्कार इंसान था। उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय बीतने के साथ साथ लोहार का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन कुछ ज्यादा ही हो गया। उनके घर के सामने, यानी उस दंपत्ति के घर के बिल्कुल सामने एक जामुन का पेड़ था। जो बूढ़े आदमी थे वो वहां पर कुछ रेस्ट कर रहे थे छांव में। न जाने किस बात पर लोहार उनसे लड़ना शुरू कर देता है। उनके लड़ने की आवाज सुनकर जो उस बुजुर्ग की वाइफ थी वो बाहर आती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो क्या देखती है कि वो फावड़े से लोहार सीधा उस बुजुर्ग के गर्दन पर वार करता है और एक ही पल में सर दर्द से अलग हो जाता है। ये देखकर तो बूढ़ी महिला बस बेकाबू हो जाती है। वो चीखती चिल्लाती उसकी तरफ भागती है, लोहार की तरफ, लेकिन दूसरा वार उस औरत की गर्दन पर था और देखते देखते वो भी उसी समय जमीन पर बेजान। कुछ ही समय पहले सुरमे रंगी जमीन अब लाल सुर्ख हो चुकी थी उस बुजुर्ग दंपत्ति के खून से। आसपास जो मजदूर थे, जो उस लोहार के मजदूर थे, वो सब देखकर डर गए, चौंक गए। वो गुस्से से कहता है कि किसी ने भी अगर कुछ बोला
तो उसका भी यही हाल करूँगा। वो जल्दी से अपना एक वो जो रक्षा टाइप होता है लाता है, उन दोनों की लाशें वहाँ पे रखता है और पास जो नहर थी वहाँ पर वो फेंक आता है। लेकिन गांव में किसी ने बता दिया। तब तक पुलिस आती है, उस लोहार को पकड़ के ले जाती है। उसके माँ बाप को भी, क्योंकि उसके माँ बाप का भी बीच में साजिश थी, वो भी चाहते थे कि ये बस मर जाएं और हमारी जमीन ये हमारे नाम हो जाए। अब उस नहर में दो देखा जाता है, ढूंढा जाता है, लेकिन उनके शव मिलते नहीं, क्योंकि नहर का बहाव तब बहुत तेज था और इस घटना को 4-5 घंटे बीत चुके थे। तब तक सब कुछ जो भी था, जो वेपन था, वो भी कहीं ना कहीं खुर्द बुर्द हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जमीन में इंसाफ नहीं मिलता जमीन पर, तो फिर परमात्मा का इंसाफ तो होता है। जिस जमीन की लालसा ने एक परिवार को लालची बना दिया, क्या आपको लगता है कि उसका छुटकारा अब होने वाला था? अब उस पर्टिकुलर घर तो छोड़ो, उस घर के आसपास की सारी जमीन श्रापित हो गई। रात के समय वो बुजुर्ग दंपत्ति की आत्माएं, सरकटी आत्माएं, उस पेड़ के आसपास घूमती हुई मिलती थी। कुछ समय बाद वहां पर शुरू हुआ मौत का मंजर। धीरे धीरे करके उस घर के आसपास लोग जब ये चीज महसूस करते, उनके घर में किसी ना किसी की मौत होनी शुरू होगी। शुरुआत हुई उस लोहार के घर से। पहले उसकी मां मरी, फिर उसका पिता मरा, फिर उसका बच्चा मरा, पत्नी मायके चली गई, वो भी वहां जाकर मर गई। फिर शुरुआत हुई मजदूरों की। धीरे धीरे करके उस दिन जो भी मजदूर थे वो सब मर गए। आप सोचेंगे कि कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उस दिन एक मजदूर छुट्टी पर था, वो बच गया, उसको आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे आसपास के लोगों की शिकायत शुरू हुई कि रात के समय में हमें उन बुजुर्ग दंपत्ति की आत्माएं नजर आती हैं भटकती हुई, और कई बार तो दिन के समय में भी जो जमीन है वो लाल दिखाई देती है, जैसे उस दिन हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सब कुछ हुआ, जिन्होंने साथ दिया और जिसने ये किया उसके साथ, कहते हैं कि वो जेल के अंदर पागल हो गया। शायद उसकी यही सजा थी। वो मरा तो नहीं, लेकिन उसने एक एक करके अपने परिजन के मौत की खबर सुनी, अकेला रह गया और उसके बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। वो आज भी जिंदा है, लेकिन उसने क्या किया, क्यों किया, और उसके कौन कौन से परिजन थे, उनके साथ क्या हुआ, उसको ये तो याद नहीं, लेकिन उसकी हरकतें किसी बहुत ही बड़े पागल की है। बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम ही तो होता है। ये किस्सा इसी बात की गवाही देता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये किस्सा भी पसंद आया होगा। और बात शुरू हुई है पागल खाने की, तो एक किस्सा पागल खाने से रिलेटेड भी है। शुरू करते हैं उस किस्से को भी। राम शर्मा एक काफी काबिल पत्रकार है। वैसे तो वो क्राइम के पत्रकार हैं, क्राइम से रिलेटेड वो अपनी पत्रकारी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो साइकोलॉजिकल जो होते हैं क्रिमिनल, उनकी तरफ उनका ध्यान जाना शुरू हुआ। अब कई ऐसे क्रिमिनल हैं जो अपने आप को पागल साबित कर चुके हैं, या फिर कई सच में भी हो चुके हैं, तो इनके लिए सबसे ज्यादा, तो इनके लिए एक जगह जो होती है वो है पागल खाना। राम डिसाइड करते हैं कि वो पागल खाने जाएंगे और वहां जाकर कुछ जो केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनकी जो इस बात की मंजूरी उनको मिल भी जाती है, और वो जो मंजूरी का पत्र लेकर पागल खाने जाते हैं। अब वो पागल खाने में जब रिसेप्शन पे जाते हैं तो वो पत्र दिखाकर कहते हैं कि वो जो कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल जो क्रिमिनल्स हैं खास तौर पर, उनसे उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं। उनकी बात मान ली जाती है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी लेटर होता है, तो ना वाली तो कोई बात ही नहीं थी। अब एक जो सहकर्मी है वो उनके साथ जाता है। जैसे ही कॉरिडोर का दरवाजा खुलता है, वहां का जो सीन था, मानो जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए। कुछ पागल जो सिर्फ हंस रहे थे, कुछ जो सिर्फ रो रहे थे, कुछ उनको बड़ी बुरी तरीके से टाड़ रहे थे, जैसे अगर
उनके और उस पागल के बीच में सलाखें ना हो तो वो उसको मार ही डाले। कहीं ना कहीं राम भी ये देखकर कुछ हद तक डर गए। अब अचानक से एक बेल बजती है और जो सहायक था वो कहता है कि मैं बस 1 मिनट आया, आप यहीं खड़े रहे। राम थोड़ा सा तिलमिला जाते हैं कि भाई ये मुझे कहाँ छोड़ के जा रहा है, लेकिन जब तक ये कुछ ज़्यादा सोच पाते वो जल्दी से चले जाता है, शायद कोई इमरजेंसी थी। लेकिन उन्हें एक इंसान नजर आता है अपने बिल्कुल सामने चलता हुआ, सुरेश। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि यहाँ का मैं वार्डन हूँ, मुझे पता लगा है कि आप यहाँ पर कुछ इंटरव्यू वगैरह करने के लिए आए हैं। आपको इन सबकी शक्लें देखकर लग रहा है कि इनमें से आप किसी की इंटरव्यू कर लेंगे? तो राम कहते हैं कि जब तक मैं इस हॉस्पिटल में यानी मेंटल हॉस्पिटल में आया नहीं था तब तक तो मुझे लग रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा। ये सुनकर सुरेश हंसने लग पड़ते हैं। राम कुमार उनको काफी हैरानी से देखते हैं कि भाई मेरी समस्या का हल कीजिए। तो सुरेश कुमार कहते हैं कि एक आदमी है जो इन सब में से कम पागल है, ऐसा करते हैं आपकी इंटरव्यू उनके साथ करा देते हैं, सही रहेगा ना? तो कहते हैं भाई ये भी बात बिल्कुल ठीक है, करा दीजिए। अब वो एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं, रवि जिसका नाम था, जो सच में देखने में कुछ ठीक लग रहा था। अब वो जब उसके पास जाते हैं तो कुछ समय रुकते हैं कि शायद सुरेश जो है उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन वो जो आदमी था यानी रवि था, बस वो इनकी तरफ ही देख रहा था। तो कहता है बोलो कुछ, भाई कौन हो आप? तो ये इस तरफ देखते हैं। अब रवि इनकी तरफ देख रहा है कि भाई ये किस तरफ देख रहा है। तो उसके बाद कहते हैं कि भाई बोलो क्या बोलना है। खैर एक दो बार वो सुरेश की तरफ देखते हैं लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कुछ समय इंटरव्यू चलती है और फिर इंटरव्यू में कुछ चीज़ें खुलना शुरू होती हैं। रवि कहते हैं कि यहाँ पर जो हंस रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में इतना रोए हैं कि अब वो बस हंस ही सकते हैं, और जो रो रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में इतना हंसे हैं कि बस वो रो ही सकते हैं। जैसे जैसे इंटरव्यू आगे चलता जा रहा था, सच में राम को कुछ डर तो लग रहा था। अब रवि उनको जाने से पहले एक बात कहता है कि आप कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और कई बार कुछ दिखता भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं है, लेकिन आपके साथ कुछ हो जाए ये आपको भी पता नहीं लगेगा। अब ये बात इतनी घुमावदार थी, जैसे आपका दिमाग सक पकाया है वैसे ही राम कुमार भी चिल्ला गए कि भाई मैं तो समझ रहा था कि ये ठीक है, ये तो सच में पागल ही है ये भी। ज़्यादा ये कहते नहीं है और इस तरफ सर हिला के कहते हैं सुरेश जी चलें। अब जैसे ही ये बात कहते हैं तो रवि ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है। हो गया ना काम शुरू, सच में काम शुरू हो गया। अब वो चलते जा रहे थे, बात करते जा रहे थे कि सुरेश जी अच्छा और भी कोई प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, मैं ऐसा करता हूँ मैं कल आऊँगा देखूंगा। देखते देखते वो पीछे देखते हैं, पीछे कोई भी नहीं था। काफ़ी हैरानी होती है राम को कि भाई मुझे बताकर तो जाते। खैर वो रिसेप्शन में जाते हैं और कहते हैं कि बस अब मैं बाहर जाता हूँ, तो मेरा काम हो गया। तो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि कैसे हो गया, अभी तो आपने घूमा ही नहीं। कहते नहीं मैं घूम लिया। कहते कैसे घूम लिया? मैंने तो इंटरव्यू ले लिया। किसका? रवि का। किसने दिलवाया आपको इंटरव्यू? तो कहते हैं कि साथ के साथ ही वो जो लड़की कहती है कि जो मैंने आपको सहायक भेजा था वो तो कुछ जरूरी काम से चला गया, तो वो तो अभी तक परता ही नहीं वापस। तो राम कहते हैं कि नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, जो सुरेश जी थे उन्होंने मेरी मदद की, अब वो भी पता नहीं कहाँ पे चले गए। अब जैसे ही सुरेश का नाम लेते हैं तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो भी झल्ला जाती है। किसके बारे में आप बात कर रहे हो? तो राम जी कहते हैं सुरेश के बारे में। कौन सुरेश? अरे वो कह रहे हैं वो वार्डन है आगे। अब वो काफी हैरानी से और सच में उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। वो कहती है कि यहाँ पर कोई सुरेश नाम का वार्डन नहीं है। अब ये काफी हैरान हो जाते हैं कि भाई मुझे वो इतनी देर मुझे उन्होंने कंपनी की, आप कह रहे हैं कि उस नाम का कोई वार्डन ही नहीं है। तो कुछ देर उनकी आपस में ऐसे बहस होती है, तो जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है कहती है रुको। वो एक पुराना सा रजिस्टर उठाती है, उसके पन्ने परतती है और एक फोटो पे जिस पे आइडेंटिटी वगैरह लिखी होती है, वो कहती है क्या यही थे? अब राम उसको गौर से देखते हैं और कहते हैं कि हाँ यही तो थे, आप कह रही हैं कि है ही नहीं। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर
आपको सच में यहाँ से अब चले जाना चाहिए। और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कभी वापस मत आना। राम कुमार कहते हैं कारण, वो कहती है कि जो ये सुरेश कुमार जी हैं थे, आज से 10 साल पहले पागलों ने इनको आग लगाकर जिंदा यहाँ पे जला दिया था। यानी कि ये 10 साल पहले खत्म हो चुके हैं। अब उस रजिस्टर के आगे डेट लिखी होती है, डेट ऑफ एक्सपायर, जो तारीख 10 साल पहले की थी। राम कुमार को अब 2 बातें समझ में आती हैं। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो कई बार जो ना दिखता है ना होता है, वो आपके साथ कब हो जाए आपको पता नहीं लगेगा। रवि ने ये बात कही। दूसरी बात, अचानक से सुरेश कैसे गायब हो गए, इसका कारण राम कुमार को पता लग चुका था। वो बस अपना बैग उठाते हैं और कभी भी उस पागल खाने या पागलों के अस्पताल में वापस नहीं आते। ये जो किस्सा है ये ओपन फोरम में है। इसके जो नाम है मैंने कुछ चेंज किए हैं, और आप में से कईयों को पता होगा कि ये हॉस्पिटल पागल खाना बहुत पुराना है, शायद भारत के सबसे पुराने पागल खानों में से एक। तो आप में से जो भी जानते हैं जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नाम है इस पागल खाने का, कहाँ स्थित है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि तकरीबन 1866 में इसकी नींव रखी गई थी, ये बनकर तैयार हुआ था यूँ कहें तो। बात जो है वे 1999-90 की है, काफ़ी पुरानी बात है जो ये वाक्य हुआ था, और कहा जाता है कि बिल्कुल सच वाक्य है। मैं इसके बारे में पढ़ चुका हूँ काफ़ी समय पहले। तो ये पागलों वाली बात हुई कि वो जो लोहार था वो पागल हो गया, तो अचानक से मेरे दिमाग में स्ट्रक किया कि ये भी किस्सा था, तो इसलिए मैंने आपको सुना दिया। तो भाई हो सकता है कि और चैनल्स ने भी इसको कहा। शायद मुझे याद आ रहा है कि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद इसके बारे में एक बार दिव्य अग्रवाल यानी ब्लडी मंडे वाले ने किसी पॉडकास्ट में कहा था। जब मैं अब बोल रहा हूँ मुझे शायद हल्का हल्का याद आ रहा है, तो करेक्ट कीजिए अगर कुछ ऐसी है। खैर, पागल जो पिछला चल रहा था उसकी वजह से मुझे याद आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा, कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। और अगर आप भी चाहते हैं अपने किस्सों को बयां करना मेरी जुबान के ज़रिए, मेरे चैनल के ज़रिए, तो जो ये व्हाट्सएप का नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी नज़र आ रही है, इन तीनों में से आप चाहें तो लिखकर रिकॉर्ड करके, या फिर अगर आप चाहते हैं कि 1 to 1 बात करें तो उसके ज़रिए भी आप मुझे भेज सकते हैं। और साथ के साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप की कम्युनिटी को, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पर जाकर आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अपडेट्स या फिर कुछ और भी चीज़ें जो अदर देन चैनल के जो ये रूटीन में चलता है आपको देखने सुनने को मिलेंगी। और इसके अलावा जो मेंबरशिप प्रोग्राम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मुझे एडमायर करते हैं, वो जरूर ज्वाइन करेंगे। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है बढ़ने वाली है। हैप्पी टू अनाउंस कि मुझे बहुत से व्यूअर्स हैं, आज कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा का भी समय है, क्योंकि बहुत से व्यूअर जो कहते हैं कि भाई आपके चैनल में बहुत सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कम क्यों आ रहे हैं, हमें बड़ी अजीब बात लगती है। तो अभी रिसेंटली यूट्यूब का एक बूट कैंप शुरू हो रहा है, जिनमें उन्होंने सिलेक्टिव क्रिएटर्स को किया है, नॉमिनेट किया है, तो उसमें हमारा चैनल भी एक है। तो उनका जो एक उद्देश्य है कि मेंबरशिप्स को बढ़ाना। तो अभी जो चैनल में मेरे मेंबर्स थे, शायद उसकी वजह से चैनल की ओवरऑल सब्सक्राइबर्स को देखते हुए जितने मेंबर्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो शायद उनको ये लगा कि इस चैनल को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। तो अगर मैं यूट्यूब की टीम की रडार में हूँ तो आप समझिए कि चैनल ग्रो करेगा। लेकिन उसके लिए आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मात्र 29 रुपये पर मंथ, जो कि मुझे हिसाब से आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं सबके पास स्मार्टफोन है, सब रिचार्ज भी कराते हैं, तो 29 रुपये यानी कि पर डे 1 रुपये से भी कम आप में से किसी के लिए मायने नहीं रखता। ऐसे भी नहीं है कि ये एक तरह की डोनेशन है। अब ये तो आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर देंगे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके, लेकिन मेरी तरफ से क्या होगा, जो मैं महीने में 1 वीडियो डालता था, अब मेरी कोशिश हुआ करेगी महीने में 4 वीडियो डालने की, जो अदर देन जो रेगुलर वीडियोज़ हुआ करेंगी, और वो वीडियो बेमिसाल बाकमाल हुआ करेंगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आप मेंबरशिप प्रोवाइड करेंगे, मतलब 29 रुपये में से
11 रुपये, हाँ, क्योंकि 17 रुपये मुझे आते हैं, 11 रुपये तो यूट्यूब ही ले लेगा। 17 रुपये में मेरा क्या हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 100 मेंबर भी बन जाते हैं तो 1700 से क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन सच में अगर आप चाहते हैं चैनल ग्रो, उससे चैनल बहुत ग्रो होगा। जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यूट्यूब के एल्गोरिथम में आता जाएगा कि भाई इस चैनल को चाहने वाले लोग हैं जो जो पैसा खर्च कर भी इसकी वीडियो देख रहे हैं, तो क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए। तो आपकी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन मेरे चैनल के एक बड़े से माइलस्टोन को पूरा कर सकती है।